नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कभी पूर्वोत्तर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जिस बाहुबली की तूती बोलती थी, आज उसी मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश, एमपी एमएलए, सिविल जज, सीनियर डिवीजन उज्जवल न्यायाधीश की कोर्ट ने रुंगटा परिवार को धमकाने में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया और 5 साल 6 माह की कैद के साथ 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। ये सजा सुनने के बाद बुरी तरह परेशान नजर आ रहे मुख्तार अंसारी ने जज से गुहार लगानी शुरू कर दी। अदालत ने जैसे ही सजा सुनाई, मुख्तार अंसारी ने दोनों हाथों से माथे को पकड़ लिया और सिर झुकाकर बैठ गया। इसके बाद बाहुबली ने जज से गुहार लगाई, जज साहब इतना रहम कर दीजिए कि मेरी सभी सजाएं एक साथ चले। हालांकि अदालत ने जो फैसला सुनाया उसमें यही कहा है कि जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में मुख्तार की सजा में समायोजित की जाएगी। बता दें कि मुख्तार अंसारी के पुराने मामलों में अब लगातार फैसले आ रहे हैं। पिछले 15 महीने में 7 सजाएं मिल चुकी है। इसी क्रम में शुक्रवार को वाराणसी की अदालत ने रुंगटा परिवार को धमकी देने के मामले में मुख्तार को सजा सुनाई। इस दौरान बाहुबली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था। सजा सुनाई जाने के बाद मुख्तार को तन्हाई बैरक में भेज दिया गया। मां की हत्या के बाद सूटकेस में लाश लेकर 887 किलोमीटर का सफर किया और संगम पहुंचा। ये हत्यारोपी हिमांशु 12वीं का छात्र गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि मां की हत्या के बाद उसे पछतावा होने लगा। आत्मग्लानि होने पर उसने मोक्ष के लिए मां के शव को संगम में प्रवाहित करने का सोचा। उसके पिता ओम प्रकाश गांव झंझवा बाजार, करास घाट, गोपालगंज, बिहार में रहते हैं। हिमांशु बिहार से ही ऑनलाइन इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा है। हिमांशु की बहन शादी के बाद हिसार में ही रहती है। दारागंज पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू की तो बोला कि वो मानसिक बीमार है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की तो बोला कि मां को मारना नहीं चाहता था, सिर्फ बेहोश करना चाहता था। गला दबाकर बेहोश करना चाहा, लेकिन उसकी मां की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि मीडिया पर हमले को तुरंत रोकने के लिए अदालतों को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर किसी मीडिया हाउस के खिलाफ उसके द्वारा की गई कुछ स्वतंत्र रिपोर्टिंग के कारण छापे मारे जाते हैं तो अदालतों को केवल उसी आधार पर ऐसे छापों को अवैध और असंवैधानिक घोषित करना चाहिए। यदि मीडिया की रक्षा नहीं की गई तो हम समाप्त हो जाएंगे। पूर्व जज ने इस बात पर जोर देते हुए आगाह किया कि मीडिया निगरानी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 15 दिसंबर को राज्य में कथित बहुस्तरीय भर्ती घोटाले की जांच की निगरानी कर रही कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष कार्यवाही की। मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बैनर्जी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने रिपोर्टाज के निलंबन के लिए दबाव डाला और दलील दी कि कलकत्ता हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा लगातार कुछ टिप्पणियां बड़े पैमाने पर और अगर मैं जोड़ सकूं तो अनावश्यक रूप से की जाती है। लेकिन यहाँ याचिकाकर्ता जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो ना तो आरोपी है और ना ही कोई पक्ष। अखबारों के पहले पन्ने पर इसकी खबरें आ रही है। पूरी चीज को लाइव स्ट्रीम किया जाता है और क्लिप ली जाती है। विपक्ष ट्वीट कर रहा है कि उनकी प्रतिष्ठा को तार-तार किया जा रहा है। सहारा बनाम सेबिका फैसले के संदर्भ में मैं किसी भी अधिक साहसिक प्रार्थना पर जोर नहीं दे रहा हूँ। देश के सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और अधीनस्थ अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। ये जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार 15 दिसंबर को लोकसभा में दी। कानून मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 1 दिसंबर तक देश भर की अदालतों में 5,08,85,856 केस सुनवाई के लिए बाकी है। इनमें से 61 लाख से ज्यादा केस 25 हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। 6 महीनों में सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केस 10,000 बढ़े। मेघवाल ने बताया कि मौजूदा समय में 80,000 केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 6 महीने पहले 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या 69,766 थी, जो 1 दिसंबर को बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई। 3 साल पहले 10,000 पेंडिंग केस बढ़ने में मार्च 2020 से जुलाई 2023 तक का समय लग गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईपीसी की धारा 304 गैर इरादन हत्या के तहत मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को ये कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे उसके खिलाफ आरोप स्थापित करने में असमर्थ रहा। अदालत ने कहा कि वो बरी किए जाने का हकदार है क्योंकि मामले में न्याय की यही मांग है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता 3 साल से अधिक समय से फरार था और कड़ी तलाश के बाद उसे केरल में पकड़ा गया, जो उसके अपराध का संकेत था। हालांकि न्यायालय ने कहा कि मात्र फरारी से
किसी व्यक्ति का अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।